एनसीपी शरद पवार भी है, जिसमें शिवसेना उद्धव बाला साहब ठाकरे भी है। उन्होंने कहा कि ये गठबंधन अलग अलग चुनाव के लिए है, इसलिए बीएमसी में इनकी कोई जरूरत नहीं। अब राज ठाकरे और उद्धव एक साथ रैली करते हैं। आज राज शायद पहली बार जाकर मातोश्री में जाकर एक जन्मदिन की शुभकामनाएं देते हैं। ये जो राजनेता होते हैं ये कुछ भी करते हैं, उसके मायने कई सारे होते हैं। क्या वाकई हम समझें, क्योंकि संजय राउत ने कहा कि ये गठबंधन अलग अलग चुनाव के लिए थे या ऐसे नहीं बने थे और बीएमसी के लिए नहीं थे, क्या वाकई बीएमसी में मिली जुली ताकत आजमाने का टाइम है इनके लिए? बिल्कुल राजीव जी, निश्चित तौर पर दो तीन चीजें हैं आज की डिबेट में। मैं शुरू करता हूं सबसे पहले राज ठाकरे जिस तरीके से उद्धव ठाकरे को जन्मदिन पर बधाई देने गए, और इससे पहले उन दोनों ने अपने आप को एक मराठी भाषा की विचारधाराओं को लेके एक साथ जोड़ लिया। तो पहली चीज तो ये कि उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे का जो रिश्ता है ये विरासत में मिला हुआ रिश्ता है, अर्थात ऊपर वाले ने बना के इनको रिश्ते में बांधकर भेजा, इन दोनों लोगों ने नहीं बनाया है, लिहाजा इनको तोड़ने का भी कोई हक नहीं था। दूरियां जरूर बनी थी, वो पारिवारिक रिश्ता है, ब्लड का रिश्ता है, ठीक है, आप गए, इसमें कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है। लेकिन प्रश्न इस बात का है कि जिस तरीके से आप मराठी भाषा को लेकर महाराष्ट्र के अंदर जिस तरीके का वातावरण पैदा कर रहे हैं गैर मराठियों के बीच में, चाहे वो गुजराती हो, बंगाली हो, पंजाबी हो और उत्तर भारत के हिंदी भाषी लोगों, कोई भी हो। अभी आपने हिंदी को टारगेट कर लिया, कल को आप सिखों के बीच में चले जाएंगे, फिर आप मुस्लिम्स के बीच में जाएंगे। अभी गुजराती समाज के किसी व्यापारी की दुकान का बोर्ड तोड़ने की खबरें में देख रहा था। तो इस तरीके की चीजें करके जिस महाराष्ट्र को, जिस मुंबई को हम लोग ये कहते हैं कि देश की आर्थिक राजधानी है, दिल्ली से बड़ा मानते हैं कि मुंबई दिल्ली से बड़ी है और आर्थिक राजधानी है, उसको इतना सीमित आप कर देंगे तो उसके बाद क्या स्थिति बन जाएगी पूरे महाराष्ट्र की। ये तो मैं समझता हूं महाराष्ट्र में शिक्षा का स्तर बहुत अच्छा है, वहां के जो अर्बन एरियाज के लोग हैं वो मराठी की संख्या में समझता हूं 11 करोड़ 24 लाख मराठी हैं महाराष्ट्र के अंदर, जिसमें 8 करोड़ 45 लाख के आसपास मराठी बोलते हैं। बाकी लोग तो मराठी भी नहीं जानते, वहां के जो ओरिजिनल मराठी लोग हैं उनको कैसे ये सिखाएंगे। दूसरी चीज आती है कि जो पब्लिक स्कूल हैं जिनमें सब भाषाओं की शिक्षा दी जाती है, अंग्रेजी को भी प्रमुखता से, आजकल कॉन्वेंट स्कूल चल रहे हैं, तमाम मिशनरी स्कूल चल रहे हैं, बच्चे उनसे पढ़ के निकलते हैं, उनके यहाँ तो प्राथमिकता के आधार पर इंग्लिश पढ़ाई जाती है और अन्य सब्जेक्ट भी इंग्लिश में पढ़ाई जाते हैं। उसको कैसे कंट्रोल करेंगे ये देखिए एक मूर्खतापूर्ण विचार है राज ठाकरे का और उद्धव ठाकरे का। मैं बहुत जिम्मेदारी के साथ कहूंगा, इससे अधिक कुछ नहीं है। दूसरी चीज एक और आती है राजीव जी, दूसरी चीज ये आती है कि जिस महाराष्ट्र के अंदर भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, मुख्यमंत्री भारतीय जनता पार्टी के हैं और प्रधानमंत्री जी जो गुजरात से हैं, लेकिन उत्तर प्रदेश में आकर हिंदी भाषी पट्टी, प्रमुख हिंदी भाषी क्षेत्र वाराणसी से चुनाव जीतकर आप प्रधानमंत्री पद की शपथ लेते हैं तीसरी बार, और उसी हिंदी को वहां अपमानित किया जा रहा है, हिंदी के लोग पीटे जा रहे हैं, कानून व्यवस्था का मखौल उड़ रहा है। क्या कर रहे हैं देवेंद्र फडणवीस भाई? क्यों नहीं एनएसए लगा के बंद करते हैं, गुंडों को उठा के जेल में डालिए? कानून व्यवस्था से ऊपर कोई है? संविधान से ऊपर कोई है क्या? और राज ठाकरे, उद्धव ठाकरे को लिबर्टी दे दी है संविधान ने क्या? क्या आप कुछ भी करिए, किसी को भी पीटिए, गुंडाई करिए वहां पर, चलेगी? ये कैसे चल जाएगा भाई? इस पर तो अंकुश लगाने का काम वहां की स्थानीय सरकार का है। उसमें सरकार, मुझे जो बॉडी लैंग्वेज दिखाई दे रही है देवेंद्र फडणवीस जी की, वो उतनी स्ट्रिक्ट नहीं दिखाई दे रही जितनी इस तरीके का अपराध करने वालों के प्रति होनी चाहिए एक जिम्मेदार राजनीतिज्ञ की और जिम्मेदार प्रशासक की। वो चीज नहीं दिख रही है, ये एक बड़ा प्रश्न है। तीसरी चीज आती है कि अब बीएमसी का चुनाव है, आप क्षेत्रवाद के ऊपर, भाषावाद के ऊपर चुनाव लड़ने जाएंगे। हालांकि वहां के जो और स्थानीय नेता हैं इन्हीं के गठबंधन के, जिसको हम इंडिया गठबंधन कहते हैं, उसके विषय पर आ रहा हूं आपके। सुप्रिया सुले ने विरोध किया है इनका, अजीत पवार भी विरोध कर रहे हैं, वो भी वहां के स्थानीय निवासी हैं, मराठवाड़ा से ही आते हैं। अब प्रश्न इस बात का है कि चूंकि इंडिया गठबंधन की हम लोगों ने जो स्थिति देखी, हरियाणा चुनाव को हमने देखा, दिल्ली का चुनाव देखा और अभी हम बिहार का चुनाव भी देखेंगे, इसके बाद बंगाल भी देखेंगे। इंडिया गठबंधन का, उनके नेताओं का भी ये कहना है कि भाई हमने तो लोकसभा चुनाव के लिए किया था, उसके बाद विधानसभाओं में उसका कोई अस्तित्व नहीं था, अपनी अपनी मर्जी से सारे दल चुनाव लड़े और लड़े भी। अब यही स्थिति बीएमसी का चुनाव हो तो बीएमसी के चुनाव में मुझे नहीं लगता है कि किसी तरीके का कोई गठबंधन वाली बात है या उसकी कोई सुगबुगाहट भी कहीं दिखाई देगी। और मैं सहमत हूं संजय राउत के बयान से, उन्होंने जो बात कही है वो ठीक है,
बिल्कुल भाई, अपना अपना चुनाव लड़िए, जिसको जहां जो जितना प्रभाव होगा मिलेगा, और आपस में भी लड़िए, जो जिसका मजबूत कैंडिडेट हो वो जीत के जाएगा, नहीं होगा तो आपकी लड़ाई का फायदा भाजपा उठाएगी और उसको मिलना चाहिए, क्योंकि लड़ाई का फायदा तो तीसरा लेता है, इसमें तो कोई नई चीज है नहीं। दिल्ली में लिया, बीजेपी आई ना कांग्रेस और आम आदमी पार्टी की लड़ाई है का लाभ लेके, तो ये चीज होती है। अब प्रश्न इस बात का आता है कि आप भाषाई विवाद में, इस देश बहुत सी भाषाओं का बोलने वालों का, बहुत सारे प्रदेशों के एक बहुत शानदार गुलदस्ता है, जिसकी मिसाल पूरे विश्व में पेश की जाती है। क्षेत्रवार हमसे अमेरिका बहुत बड़ा हो, लेकिन वहां इस तरीके की सुंदरता, यूनिटी इन डाइवर्सिटी नहीं दिखाई देती है जो हमारे यहाँ है। फिर दूसरी चीज, आप उस चीज को खंडित करने का काम करने, साहब हम मराठी को अलग निकाल देंगे, बाकी भाषाएं अलग हो जाएंगी, आप कैसे कर सकती हैं? ये देश समग्रता का देश है। मराठा के लोग तो, हमें समझता हूं मुंबई के लोग और महाराष्ट्र के लोग पूरे देश में तमाम जगह काम करते हैं, अन्य देशों में भी काम करते होंगे, तो वहां आप अपने परिवार में मराठी बोलते होंगे, बिल्कुल बोलिए, अपने समाज में आप मराठी बोलिए। हम लोग भी विदेशों में जाते हैं तो जहां हिंदी भाषी लोग होते हैं हम आपस में हिंदी बात करते हैं, और बाकी जगह सारे सब लोग इंग्लिश में बात करते हैं, सब जगह इंग्लिश चलती है, क्योंकि इंग्लिश आज की तारीख में विश्व की लैंग्वेज है। अब क्या उद्धव ठाकरे अपने बच्चों को बता दें कि उन्होंने इंग्लिश मीडियम में नहीं पढ़ाया है, राज ठाकरे ने नहीं पढ़ाया, आने वाली जनरेशन को नहीं पढ़ाएंगे, केवल मराठा स्कूलों में पढ़ाएंगे? बता दें, मुझे तो नहीं लगता कि कोई भी सिंगल नेता उनके ही अपनी पार्टी का ऐसा होगा। ठीक है, तो प्रश्न ये है जी। अब बड़ा स्पष्ट तरीके, आपको मैंने इसीलिए समय दिया। पॉलिटिकल राजनीतिक विश्लेषक अगर चीजों को एलेबोरेट करते हैं तो पॉइंट वाइज तर्क के साथ करते हैं, इसीलिए सब तक बातें जानी चाहिए। गार्गी जी, मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्या उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे को जो करंट सिचुएशन है उनमें उन्हें ये लगता है कि अगर वो मराठी लैंग्वेज को लेकर मराठी मानुस को अपने फेवर में करने की कोशिश करते हैं तो जो नॉन मराठी वोट है वो कांग्रेस, बीजेपी या एनसीपी इन सब में बटेगा, लेकिन मराठी वोट वो अपने खेमे में कर लेंगे? क्या इसीलिए मराठी भाषा को लेकर इतनी जोर आजमाइश हो रही है? नहीं, शायद उनको लग रहा है कि एक मराठी अस्मिता जो है वो होगा तो मराठी लोग उनको वोट करेंगे। पर अच्छा, एक चीज और, चलिए आपने बोला ना, आप जरा ये भी बता दीजिए मराठी अस्मिता से हम लोग क्या समझें, क्या है मराठी अस्मिता? हाँ, तो वो मराठी जो लोग हैं यहाँ पे एडुकेटेड लोग हैं, मराठी लोग हिंदी बात करते हैं। आप एक बिल्डिंग में देख लीजिए, अगर एक यूनिट है, सारे मराठी है, गुजराती है, बंगाली है, सब लोग आपस में किस में बात करते हैं? हिंदी में करते हैं, इंग्लिश में करते हैं, किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है। मराठी जो एडुकेटेड लोग हैं उनको कोई प्रॉब्लम नहीं है हिंदी से। और एक बात, इन दुबे जी ने जो कहा ना कि क्यों नहीं जेल में भेज रहा है, मुझे एक चीज लगा, शायद मैं गलत हो सकती हूँ, ये जो इतना स्ट्रिक्ट एक्शन नहीं ले रहे महाराष्ट्र का गवर्नमेंट, शायद इसीलिए कि ये जो पॉलिटिक्स भाषा की यहाँ पे हो रहे, इसका फायदा बिहार वोट में होगा, बिहार इलेक्शन में। क्योंकि यहाँ पे जो ऑटो कौन चलाते हैं, आप अगर देखेंगे यहाँ पे मुंबई में ऑटो ज्यादा से ज्यादा 90% लोग तो यूपी से है और कुछ बिहार से है। बिहारी यहाँ पे बहुत सारे काम करते हैं, तो जब किसी बिहारी को, किसी यूपी वाले को यहाँ पे मारेंगे तो मुझे लगता है इसका फायदा बीजेपी बिहार इलेक्शन में उठाएंगे। निशिकांत दुबे ने भी दिया, बोला ना पटक पटक के मारेंगे, ये बोल रहे हैं, तो ये कोई राजनीति को आप किस स्तर पे ले जाओगे? कोई बोल रहे इधर मारेंगे, कोई बोल रहे डुबो के मारेंगे। तो मुझे लगता है कि इन नेताओं को समझना चाहिए कि राजनीति के स्तर को इतना तो नीचे नहीं ले जाए, तो कोई और इशू ले। आपके एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस है, इसीलिए क्योंकि उनके पास कुछ बोलने के लिए है ही नहीं, कोई और इशू नहीं है, तो उनको लग रहा है ये भाषा के लिए वो लोग शायद कुछ वोट जीत सकते हैं। पर बीएमसी में इसका कोई असर नहीं होने वाला है। बीएमसी में लोग इसलिए वोट देंगे कि आपका रास्ता हुआ हो कि नहीं, पानी का क्या सप्लाई है, इसी वजह से बीएमसी में हाइपर लोकल इशू में वोट होता है। उसमें मराठी भाषा के लिए इनको वोट मिलने वाला है। अगर ये ऐसे सोचते हैं तो ये बहुत बड़ी गलतफहमी है इन लोगों को। अगर आप किसी भी एरिया में जा रहे हैं, इंडिकेशंस क्या मिलते हैं आपको? क्या इनको लग रहा है कि ये जो लैंग्वेज का इन्होंने यहाँ पर सब एजिटेशन किया है, उससे लैंग्वेज के नाम पर मराठी वोट इनके पास आ सकते हैं? ये रियलिटी ज्यादा नहीं आएंगे, ज्यादा बहुत थोड़ा सा कुछ आ सकते हैं। कुछ लोग होंगे जेनोफोबिक। देखिए, अगर आप ऐसे जो राजनीति, जो जेनोफोबिया की राजनीति है, जो जेनोफोबिया में कोई भी जो दूसरे लोग हैं, यू हैविंग अ परसीव्ड हेट्रेड फॉर द अदर्स, फॉर द स्ट्रेंजर्स, कि ये अलग है, तो ये जो जेनोफोबिया हमारे देश में जो इंडियंस है ना, ये ऐसे ज्यादातर नहीं है, लोग ऐसे नहीं है, बहुत ही हैंडफुल ऑफ
पीपल विल बी लाइक दैट, तो उन लोगों का वोट मिल सकता है। मुझे नहीं लगता है एटलीस्ट बीएमसी में तो कुछ असर होने वाला नहीं है मराठी भाषा के लिए। नवीन भाई, जब पॉपुलैरिटी जी, पाने का ये जी। जो तरीका है, ये पहले भी एमएनएस को नुकसान पहुंचा चुका है, तो इस बार भी उसी तरीके पर जाने का मकसद और मतलब क्या हो सकता है? आई थिंक एक बार मैं नवीन जी, मुझे लगता है जी। बीइंग इन न्यूज, हाँ मैं मुझे बड़ा बीइंग इन न्यूज में तो आ रहा है ना, कुछ तो बात हो रही है उनको लेकर, दैट इज द बीइंग इन लाइमलाइट, और कुछ नहीं है। ठीक है नवीन जी। बिल्कुल, गार्गी जी ने जो बात कही है, मैं बिल्कुल 100% उनकी बात से सब्सक्राइब करता हूं कि सच्चाई है कि राज ठाकरे को देखिए, महाराष्ट्र में उनका अस्तित्व बिल्कुल राजनीतिक तौर पर खत्म हो चुका था। कहीं कोई इंपॉर्टेंस नहीं थी। एक जमाना था कि उनको भारतीय जनता पार्टी इंपॉर्टेंस देती थी, इवन प्रधानमंत्री मोदी भी इंपॉर्टेंस दिया करते थे। आज की तारीख में उनको मैं समझता हूँ कोई नहीं पूछ रहा है। उधर दूसरी चीज एक और भी है, महाराष्ट्र में बड़ी राजनीतिक उथल पुथल हम लोगों ने हाल में देखी है, और इस तरीके की देखी कि वहां से सत्तारूढ़ आपके उद्धव ठाकरे गुट जो था, शिवसेना टूटी, किस तरीके से विधायकों को ट्रांजिट किया गया, आसाम ले, ये सारी कहानी हमने देखी। उसके बाद अजीत पवार पर आरोप लगे, अजीत पवार को वापस भाजपा के साथ गठबंधन में लिया गया, डिप्टी सीएम बनाया गया, बहुत सारे दृश्य हमने देखे। अब तीसरी चीज आती है, इस सारे एपिसोड के बीच में राज ठाकरे को ये महसूस होने लगा कि भाई हम तो इसमें कहीं फिट हो ही नहीं रहे हैं, और उद्धव ठाकरे जब से एकनाथ शिंदे की शिवसेना को मान्यता मिली, वो भी हाशिए पर चले गए। अब उनका अपना क्या वजूद रह गया, उनके विधायक भी टूट गए, सांसद भी टूटे गए, स्थिति टूटी गई है, बच्चा क्या है आपके पास। तब उनको ये लगा कि अब हम दोनों को एक साथ आके अपना अस्तित्व दोबारा से कायम करना। लेकिन एक चीज देखिए, काठ की हांडी एक बार चढ़ती है। बीएमसी का चुनाव, बीएमसी के चुनाव में महाराष्ट्र के अंदर मुंबई में आप देखें तो लिटरेसी लेवल बहुत अच्छा है, लोग पढ़े लिखे हैं। वहां के स्थानीय जनता हो या बाकी जो बाहर से लोग माइग्रेट करके आए हैं मुंबई में, बड़ी आबादी तो उनकी है। आज की तारीख में लोकलाइट की आबादी मुंबई के अंदर कम है। बीएमसी के चुनाव में आप देखेंगे तो लोकलाइट का बहुत बड़ा फैक्टर नहीं होगा। वहां पर जो भी लोग बाहर से आए हैं, माइग्रेटेड हैं, उनका फैक्टर बड़ा, अन्य राज्यों के जो लोग हैं। ऐसे में निर्णायक कौन है? लोकलाइट तो रहे नहीं। मैं उसी का एक साधारण एग्जाम्पल देता हूं, जैसे नोएडा है। अब आप नोएडा में तो पूरे देश का गुलदस्ता है। एग्जैक्टली यहाँ के जो लोकल लोग थे, उनका एक वजूद हुआ करता था। आज की तारीख में उनका राजनीतिक वजूद बिल्कुल नहीं है। सही कह रहे हैं। नोएडा का आपने बड़ा अच्छा एग्जाम्पल दिया, उत्तर प्रदेश के। नोएडा में आप जाएं तो नोएडा में मराठी भी मिलेगा, नोएडा में तमिलनाडु का भी मिलेगा, केरला के भी मिलेंगे, उत्तराखंड के भी मिलेंगे। जो यहाँ के जो निवासी थे वो नोएडा के आउटस्कर्ट्स के गांव में जरूर मिलेंगे, लेकिन पूरे नोएडा में, ग्रेटर नोएडा में अब उनका वोटिंग की ताकत के हिसाब से उनकी ताकत कम है। लेकिन मेरे पास समय अब ज्यादा नहीं है, मैं बस इतना आप लोगों के जरिए समझ पाया कि जब देवेंद्र फडणवीस कहते हैं कि हम कड़ाई से निपटेंगे, और फिर भी एमएनएस के लोग थप्पड़ मारते हैं, फिर भी माफी मंगवाते हैं, तो हर कहीं राजनीति जरूर दिखाई पड़ती है। शायद इस ध्रुवीकरण का फायदा बीजेपी को भी दिख रहा हो, और एमएनएस और उद्धव ठाकरे को तो लगातार दिख रहा है। और इसमें नुकसान में शायद कांग्रेस और एनसीपी हो सकते हैं, शरद पवार गुट, क्योंकि वो अभी ना तो 3 में है ना 13 में। बहुत धन्यवाद गार्गी हमारे साथ आपका जुड़ने के लिए, और नवीन दुबे जी आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। इस बीच महाराष्ट्र में भाषा पर मचे घमासान और मराठी